नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त राजवंश का। गुप्त राजवंश में हमने उनके राजवंश के बारे में पढ़ लिया है, उनका राजनीतिक जीवन पढ़ लिया गया है, सामाजिक और आर्थिक जीवन भी पढ़ लिया है। तो आज हम देखेंगे गुप्त राजवंश में उनकी कला, स्थापत्य, विज्ञान, साहित्य और एक भू राजस्व, उनकी जो राजस्व व्यवस्था है वो कैसी थी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं गुप्त राजवंश की कला, स्थापत्य। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे भू राजस्व। भू राजस्व गुप्त काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था। गुप्त काल में हम देखते हैं कि जो कृषि है, गुप्तों के समय मुख्य व्यवसाय रहता है, कृषि इनका मुख्य धंधा रहता है। तथा भूमि पर राजा का अधिकार था। भूमि पर राजा या राज्य का अधिकार रहता था, यानी जो राजा है, राजा भूमि का स्वामी था, भूमि का स्वामी था। तो उसके बाद हम देखते हैं जो भूमि पर कृषकों का भी निजी स्वामित्व रहता था। जो कृषक होते थे इनका भी भूमि पर निजी स्वामित्व होता था। जो कृषक होते थे यानी जो किसान होता था, इसका भी भूमि पर निजी स्वामित्व होता था। तथा यहाँ पर हम देखेंगे जो गुप्त काल में आय का मुख्य स्रोत रहता है। आय का मुख्य साधन क्या था, सबसे ज़्यादा आय कहाँ से ग्रहण करता था राजा, तो उसमें हम देखेंगे गुप्त काल में मुख्य स्रोत देखेंगे आय का मुख्य स्रोत क्या रहता है, भू राजस्व या भूमि कर, यहाँ पर मुख्य स्रोत रहता है आय का। और इसी भूमि कर को भाग कर या उद्रंग भी कहा जाता था। जो गुप्त काल में भूमि कर था, भूमि कर को भाग कर या उद्रंग भी कहा जाता था। तथा यह उपज का 1/6 भाग वसूल किया जाता था, यानी कुल उत्पादन का 1/6 भाग राज्य द्वारा किसानों से वसूल किया जाता था। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद कुछ अधिकारियों के नाम भी हमें मिलते हैं जो भू राजस्व वसूल करते थे। उनमें हम देखेंगे सबसे पहले पटलिक नामक एक अधिकारी रहता है गुप्त काल में, जो महाअक्षपटलिक है। यह भूमि संबंधी आलेखों को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता था महाअक्षपटलिक। तथा एक और अधिकारी का हमें नाम मिलता है न्यायाधिकरणिक अधिकारी है, जो इसका काम क्या होता था, जो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करवाने वाला जो अधिकारी है, उसे क्या कहा जाता था, न्यायाधिकरण कहा जाता था। तथा ध्रुवाधिकरण, एक अधिकारी का और नाम मिलता है ध्रुवाधिकरण। यह कर वसूल करता था। कर वसूल करने वाले अधिकारी का हमें क्या नाम मिलता है,
ध्रुवाधिकरण नाम मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, और भाग कर, भूमि कर को भाग कर वह उद्रंग भी कहा जाता था। यहाँ पर हम देखेंगे एक हमें मिलता है शुल्क। शुल्क शब्द सीमा, सीमा या बिक्री, बिक्री की वस्तुओं पर जो कर लगता था, बिक्री की वस्तुओं पर जो लगने वाला कर था, उसे क्या कहा जाता था? शुल्क कहा जाता था। तथा हमें गुप्त काल में अग्रहार का भी उल्लेख मिलता है। अग्रहार शब्द से तात्पर्य है कि जो भूमि विद्वानों को यानी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार कहलाती थी। यह भूमि कर मुक्त रहती थी तथा इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो धार्मिक व शैक्षिक रहता था। अग्रहार, जैसे हम देखेंगे अग्रहार वह भूमि थी, वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी और यह भूमि क्या थी? कर मुक्त थी। इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या रहता है दोस्तों? इसका उद्देश्य है धार्मिक व शैक्षिक यानी धर्म का प्रचार प्रसार करना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा को आगे बढ़ाना। इसके लिए शासकों द्वारा, गुप्त राजवंश के जो शासक थे, इनके द्वारा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी। या हम देखेंगे इनका मुख्य उद्देश्य होता था धर्म को बढ़ावा देना, धर्म का प्रचार प्रसार करना तथा शिक्षा को आगे बढ़ाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता था। फिर से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर राजस्व व्यवस्था है जो गुप्तकालीन, उसे हम देखेंगे। कृषि इनका क्या था? मुख्य व्यवसाय रहता है। और भूमि पर राजा का अधिकार होता था, यानी राजा भूमि का स्वामी होता था। जो राजा है वह भूमि का स्वामी होता था। भूमि पर कृषकों का भी निजीत्व स्वामित्व होता था। जो कृषक थे इनका भूमि पर निजी स्वामित्व भी होता था, यानी राजा का भी, और कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है कृषि पर किसानों का भी निजी स्वामित्व होता था। और आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था, भूमि कर था। और भूमि कर को भाग कर वह, महत्वपूर्ण है भी, भाग कर वह उद्रंग कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? भाग कर कहा जाता था या उद्रंग कहा जाता था। तथा उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। तथा गुप्त काल में कर वसूल करने वाला अधिकारी था, जो कर्मचारी था, वो क्या कहलाता था? ध्रुवाधिकरण कहलाता है। फिर हम देखेंगे कुछ और भी अधिकारियों के हमें नाम मिलते हैं। उनमें हम देखेंगे महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक भूमि संबंधी आलेखों को सुरक्षित रखने वाला, जो भूमि संबंधी दस्तावेज है उनको सुरक्षित रखने वाला जो अधिकारी है, उसे क्या कहा गया है? महाअक्षपटलिक कहा गया। तथा न्यायाधिकरणिक अधिकारी का नाम मिलता है, जिसका संबंध है भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी। जो भूमि से संबंधित विवाद हैं उनका निपटारा करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? न्यायाधिकरणिक कहलाता था। फिर हम देखते हैं अग्रहार का भी उल्लेख हमें मिलता है। अग्रहार क्या था? गुप्त काल में अग्रहार शब्द का उल्लेख भी हमें मिलता है। अग्रहार का अर्थ वह भूमि जो ब्राह्मण को दान में दी जाती थी। क्या थी? जो ब्राह्मण को दान दी जाती थी। और इसकी विशेषता है यह भूमि कर मुक्त होती थी। कर मुक्त भूमि जो ब्राह्मण को दान दी जाती थी। और इसका उद्देश्य क्या रहता है? शैक्षिक व धार्मिक रहता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक व शैक्षिक, यानी धर्म का प्रचार प्रसार करना और शिक्षा को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रहता है। फिर हम देखेंगे शुल्क क्या रहता है। उस समय हमें एक शुल्क शब्द का उल्लेख मिलता है, जो सीमा व बिक्री
कि वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स होता था वो क्या कहलाता था? शुल्क कहलाता था। फिर हम यहां पर देखेंगे कि कालिदास द्वारा, गुप्त काल में हमें एक विद्वान मिलते हैं, कालिदास द्वारा ईख की खेती का उल्लेख भी मिलता है। ईख की खेती का उल्लेख भी किया गया है, यानी कि ईख की, गन्ने की खेती भी उस समय होती थी। तो जो भूमि कृषि योग्य भूमि होती थी, कृषि योग्य या जोतने योग्य भूमि होती थी, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था क्षेत्र कहा जाता था, भूमि जोतने योग्य। यहाँ पर हम देखेंगे कालिदास द्वारा ईख की खेती के प्रमाण मिलते हैं, तथा जो भूमि जोतने योग्य थी उसे क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था। क्षेत्र किसे कहा जाता था? जो कृषि योग्य या जोतने योग्य भूमि होती थी वो क्षेत्र कहलाती थी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, गुप्त राजवंश में जिनका साहित्य है, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में क्या तरक्की करते हैं। गुप्त काल में हम देखते हैं साहित्य का तीव्र गति से विकास होता है, तथा गुप्त काल की जो राजभाषा है वो संस्कृत रहती है। गुप्त काल में देखेंगे, गुप्त काल में संस्कृत भाषा का वर्चस्व बढ़ता है तथा यह भाषा राज दर्जा प्राप्त कर लेती है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। यानी गुप्तकालीन राजभाषा क्या रहती है? राज्य की मुख्य भाषा क्या रहती है? राष्ट्रीय भाषा क्या रहेगी? संस्कृत इनकी राज्य भाषा रहेगी। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो समुद्रगुप्त था, गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त, यह कवियों और लेखकों का आश्रयदाता था तथा प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हम देखते हैं समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कविराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्ती जो है उनको प्रयाग प्रशस्ति में कविराज की उपाधि दी गई है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है यह चंपू काव्य यानी गद्य व पद्य शैली की रचना है। गद्य व पद्य शैली चंपू काव्य का सुंदर उदाहरण है प्रयाग प्रशस्ति चंपू काव्य का सुंदर उदाहरण हमें देखने को इसमें मिलता है। यानी चंपू काव्य का अर्थ है गद्य व पद्य शैली की रचना से है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर चंद्रगुप्त अद्वितीय एक शासक रहता है, महान शासक, जिसके समय में कला संस्कृति का तीव्र गति से विकास होता है। समुद्रगुप्त के बाद शासक आता है एक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। इसके समय दरबार में विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसे नवरत्न भी कहते थे। इसके दरबार में नवरत्नों की एक मंडली रहती थी, नवरत्न निवास करते थे। उनमें मुख्य थे कालिदास के द्वारा 7 ग्रंथों की रचना की जाती है। 7 ग्रंथों की रचना की जाती है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। उनमें हम सबसे पहले देखेंगे रघुवंश कुमार संभव। फिर हम देखेंगे ऋतु संहार
और मेघदूत, ये दोनों खंड काव्य थे। ये दोनों खंड काव्य रहते हैं। रघुवंश व कुमार संभव क्या रहते हैं? ये दोनों महाकाव्य थे। ये दोनों महाकाव्य थे। और कालिदास के द्वारा 3 नाटकों की भी रचना की जाती है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा 3 नाटकों की भी रचना की जाती है, जिसमें हम देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर वंशीय, एक और इसका नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवंशीय, और एक और इसके नाटक का नाम मिलता है, वो आपको आगे बताएंगे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा थोड़ा। तो फिर हम देखेंगे कुछ और साहित्यकार रहते हैं, जैसे हम देखेंगे इनके काल में विशाखादत्त या विशाखदत्त, इसके द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की गई है। एक तो देवी चंद्रगुप्तम और एक है शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम ग्रंथ की रचना की जाती है। फिर हम देखेंगे विष्णु शर्मा का ग्रंथ मिलता है पंचतंत्र, और अमर सिंह का एक ग्रंथ मिलता है हमें, इसका नाम है अमरकोश। फिर हम देखेंगे अष्टांग हृदय वाग्भट का एक ग्रंथ मिलता है हमें, जिसका नाम है अष्टांग हृदय। तथा कामंदक का नीतिसार, कामंदक का ग्रंथ है नीतिसार। कामंदक के ग्रंथ नीतिसार की हमें जानकारी मिलती है। बहुत से ग्रंथ इस काल में मिलते हैं, तो ये इनका साहित्य रहता है इस काल का। फिर से हम देखेंगे साहित्य विज्ञान, जो गुप्तकालीन साहित्य विज्ञान है। दोस्तों, गुप्त काल में साहित्य और विज्ञान की तीव्र गति से प्रगति होती है, इसका तीव्र गति से विकास होता है। गुप्त काल में जो साहित्य है, इसका विकास बड़ी तेजी के साथ हमें देखने को मिलता है। हमने क्योंकि देखा है, पीछे इतिहास में पढ़ा है, गुप्त काल में हमने जो समुद्रगुप्त रहते हैं, ये कवियों और विद्वान हैं, जो लेखक हैं, जो इनके आश्रयदाता थे, तथा स्वयं भी एक कवि थे, कविराज की उपाधि यह धारण करते थे। फिर हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके समय में, इसके दरबार में एक विद्वानों की मंडली रहती है, जिसे नवरत्न कहा गया। तो इन्हीं के समय साहित्य का विकास बड़ी तेजी के साथ होता है। तो इनमें कुछ विद्वान हैं, जैसे कालिदास है, इनके द्वारा 7 ग्रंथों की रचना की जाती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर जो संस्कृत भाषा है, यहाँ पर गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत होती है, क्योंकि संस्कृत का विकास यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ होता है, तथा यह राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। फिर हम देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन द्वारा की जाती है समुद्रगुप्त के समय, और यह चंपू काव्य का सुंदर उदाहरण रहती है, यानी गद्य और पद्य शैली में रचित। फिर देखेंगे हम चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते हैं, कालिदास उनमें प्रमुख थे, इसके द्वारा 7 ग्रंथों की रचना की जाती है। इनमें हम देखेंगे रघुवंश, कुमार संभव, ऋतुसार, मेघदूत। तो इसमें रघुवंश, कुमार संभव महाकाव्य हैं, ऋतुसार, मेघदूत खंड काव्य हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर वर्षीय, ये क्या है? इनके नाटक हैं। तो फिर हम देखेंगे यहाँ पर भास द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जाती है, स्वपन वासवदत्ता, स्वपन वासवदत्ता, जिसमें उद्यन और चंड प्रद्योत की पुत्री दोनों के मध्य प्रेम का जो हमें वर्णन मिलता है, वो स्वपन वासवदत्ता में भास द्वारा दर्शाया गया। फिर देखेंगे एक धन्वंतरी होता है, धन्वंतरी के द्वारा निघंटु ग्रंथ की रचना की जाती है।
फिर हम देखेंगे यहाँ पर पालकव्य, पालकव्य द्वारा हस्तायुर्वेद, हस्तायुर्वेद ग्रंथ की रचना की जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा विशाखा दत्त के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम, शूद्र के द्वारा मत्स्यकटिकम, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, अमर सिंह के द्वारा अमरकोश और बागभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय ग्रंथ की रचना की जाती है। कामंडक के द्वारा नीतिसार, भास के द्वारा सपन वासवदत्ता और धर्मंतरी के द्वारा निघंटु ग्रंथ की रचना की जाती है। पालकव्य द्वारा हस्तायुर्वेद ग्रंथ की रचना की जाती है। इनमें कई बार प्रश्न कूट मिलान से पूछ लिया जाता है, जो इनके ग्रंथ हैं इनसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पड़ता है। जैसे इस ग्रंथ के इस राइटर को आगे रख दिया जाएगा, लेखक को, और आगे ग्रंथ का नाम दे दिया जाएगा किसी और का, उलट पुलट करके इनको रख दिया जाएगा। यहाँ पर असुमेलित को छांटिए या इनका मिलान कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। यहाँ पे हम देखेंगे मालविका, मालविका अग्नि मित्रम नाटक है। तीसरा नाटक है कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, तथा विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, पीछे भी हम इसे पढ़ चुके हैं। मुद्रा राक्षस प्रमुख इनकी कृतियाँ रहती हैं। ये रहता है इनका साहित्य। तो इसके बाद हम देखेंगे इनकी जो विज्ञान है गुप्त काल में विज्ञान। तो इसके बाद हम देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में अभूतपूर्व वृद्धि हमें देखने को मिलती है, प्रगति हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट प्रथम। आर्यभट्ट प्रथम का जन्म पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र में होता है 476 ईस्वी में, यानी कि 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट का जन्म कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में होता है। इनके द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की जाती है, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम ग्रंथ, और दूसरा सूर्य सिद्धांत, दूसरा ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट बीज गणित के जनक थे, आर्यभट्ट बीज गणित के जनक थे, और आर्यभट्ट गुप्त युग के सबसे बड़े गणितज्ञ भी रहते हैं। गुप्त युग के सबसे बड़े गणितज्ञ भी रहते हैं। कौन? आर्यभट्ट। तो इनके द्वारा 2 पुस्तकें आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की जाती है। सूर्य सिद्धांत में हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी मिलती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी जाती है? आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा दी जाती है। तो ग्रंथ कौन सा रहता है? सूर्य सिद्धांत, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा ही बताया जाता है कि सूर्य स्थिर रहता है, सूर्य स्थिर रहता है, यानी सूर्य अपनी जगह पर रहता है, वो कहीं नहीं घूमता। और पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसकी जानकारी हमें गुप्त काल में 5वीं सदी में ही प्राप्त हो चुकी थी। जो भारतवासी थे, जो भारत के विद्वान थे, उनको यह जानकारी 5वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी। लेकिन जो यूरोप के विद्वान हैं, उनके द्वारा यह जानकारी 1000 वर्ष बाद में दी जाती है, यानी कि लगभग 15वीं शताब्दी में इसकी जानकारी दी जाती है। और आर्यभट्ट के द्वारा पाई के मान की जानकारी भी दी जाती है। पाई का मान किसके द्वारा दिया गया? आर्यभट्ट के द्वारा दिया जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे वराहमिहिर। अगला जो एक ज्योतिषाचार्य हैं, वराहमिहिर। इनके 5 या 4 प्रमुख ग्रंथ रहते हैं। वराहमिहिर एक ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिषाचार्य रहते हैं, एक ज्योतिषी थे, प्रसिद्ध ज्योतिषी रहते हैं वराहमिहिर। इनके द्वारा
व्रत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका, सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की जाती है। इनकी रचना वराहमिहिर के द्वारा की जाती है। पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, व्रत जातक और व्रत संहिता। पंच सिद्धांतिका है जो, पंच सिद्धांतिका में हमें ज्योतिष के बारे में जानकारी मिलती है। इन बुक्स में से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक या कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर का नहीं है। इनमें से एक को हटा दिया जाएगा और एक नाम और डाल दिया जाएगा। ऐसा प्रश्न अक्सर कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर से हम इनको देखेंगे। आर्यभट्ट प्रथम, इनका जन्म कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी में होता है तथा ये बीज गणित के जनक रहते हैं। आर्यभट्ट प्रथम है जो बीज गणित के जनक रहते हैं, गुप्त युग के सबसे बड़े विद्वान भी रहते हैं तथा इनके द्वारा दो ग्रंथों की रचना की जाती है। एक तो आर्यभट्टियम और दूसरा सूर्य सिद्धांत। महत्वपूर्ण ग्रंथ रहते हैं अभी परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों। तथा सूर्य सिद्धांत में सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें बताया गया है कि सूर्य है जो स्थिर रहता है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और जो पृथ्वी है यह अपने अक्ष पर घूमती हुई इस प्रकार से, अपने अक्ष पर घूमती है, इस प्रकार से अक्ष पर घूमती हुई इस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और पाई का जो मान है, पाई का जो मान है इसकी जानकारी भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा दी जाती है। फिर अगला है वराहमिहिर, एक ज्योतिषाचार्य थे, यह भी गुप्त युग के महान विद्वान रहते हैं। इनके द्वारा वृहत जातक, व्रत संहिता, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की जाती है। और पंच सिद्धांतिका एक ज्योतिष ग्रंथ रहता है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला जो विद्वान है वो रहता है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के द्वारा पहले तो हम देखेंगे इसका जन्म कब होता है? 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है तथा इनके द्वारा ब्रह्मस्फुट ग्रंथ की रचना की जाती है। ब्रह्मस्फुट ग्रंथ की रचना की जाती है, यानी ग्रंथ लिखा जाता है। और ब्रह्मगुप्त की विशेषता है कि यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, इसकी पूर्व कल्पना 7वीं शताब्दी में ही किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्मगुप्त के द्वारा कर दी गई थी। और ब्रह्मगुप्त है जो, यह भीनमाल के निवासी थी। ब्रह्मगुप्त का जो जन्म है वो कहाँ पर होता है? भीनमाल में हुआ था। ब्रह्मगुप्त के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की जाती है? ब्रह्मस्फुट ग्रंथ की रचना की जाती है तथा इनकी मुख्य विशेषता है इनके द्वारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था उसकी पूर्व कल्पना, उससे पहले यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ब्रह्मगुप्त के द्वारा इस सिद्धांत के बारे में हमें जानकारी प्रदान कर दी गई थी। और यह भीनमाल में जन्मे थे, इनका जन्म स्थान भीनमाल में, और 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त का जन्म होता है। तो इससे जो पहले टॉपिक है उसमें हमने देख लिया इनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और इनकी जो साहित्य और विज्ञान रहती है उसको हमने पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी स्थापत्य कला। और सबसे पहले हम देखेंगे इनकी कला स्थापत्य, गुप्त युग की कला स्थापत्य में हम देखेंगे इस काल में सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की जानकारी हमें सर्वप्रथम कब मिलती है? गुप्त काल में मिलती है, सर्वप्रथम गुप्त काल में मिलती है। और यहाँ पर जो उपासना का केंद्र है किसने ले लिया था? मंदिरों ने ले लिया था। वैदिक काल में हमने देखा है यज्ञ आदि किए जाते थे, स्तुति पाठ किया जाता था,
लेकिन यहाँ पर मूर्ति पूजा और मंदिरों ने वह स्थान प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ हम देखते हैं मंदिरों की जो चौखट है, मंदिरों की चौखट पर कुरम वाहिनी गंगा, कुरम वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा के चित्र अंकित मिलते हैं। कहाँ पर? मंदिरों की चौखट पर। तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर मंदिर निर्माण का, इससे पहले हमने पूरा इतिहास पढ़ा है प्राचीन काल, उसमें हमने कहीं पर भी हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, लेकिन गुप्त काल में आकर के हमें मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। और यह जो मंदिर हैं पत्थर निर्मित होते थे, यानी गुप्तकालीन मंदिर पाषाण निर्मित रहते हैं। पाषाण यानी पत्थर निर्मित थी, पत्थरों से बनी होती थी। और कुछ मंदिर ईंटों के भी बने होते थे, जिनमें हम मुख्य रूप से देखेंगे कानपुर का, भीतरगांव का कानपुर मंदिर और सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है जो यह ईंटों से निर्मित होती हैं। भीतरगांव का कानपुर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर यह ईंटों से निर्मित थी। गुप्तकालीन मंदिर पाषाण निर्मित थे और कुछ मंदिर हैं जो वो ईंटों से निर्मित भी थे। इनमें हमें दो मुख्य मंदिरों के नाम मिलते हैं, एक तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और कानपुर का भीतरगांव मंदिर। कानपुर का भीतरगांव मंदिर है जो यह ईंटों से निर्मित रहता है। कुछ अन्य मंदिर भी रहते हैं, उनकी जानकारी भी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे, जैसे टिगवा का विष्णु मंदिर, ऐरन का विष्णु मंदिर, ये दोनों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और नचना कुठारा का शिव पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, ये दोनों भी कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। नचना कुठारा का शिव पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर तथा तिगवा का विष्णु मंदिर और ऐरन का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पे हमें मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो इनमें हम देखेंगे सर्वप्रथम जिस मंदिर के हमें प्रमाण मिलते हैं, गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर देखें तो गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर, प्रारंभ का जो मंदिर है वो कौन सा है? सांची का मंदिर है। तथा शिखर युक्त प्रथम मंदिर का उदाहरण हमें कहाँ से मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। उसमें हम देखेंगे जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यह क्या है? शिखर युक्त मंदिर का प्रथम उदाहरण है। यहाँ पर हमें शिखर युक्त प्रथम मंदिर के दर्शन कहाँ पर होते हैं? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में होते हैं। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर इस मंदिर पर रामायण और महाभारत के दृश्य भी अंकित किए गए हैं। इस मंदिर में रामायण और महाभारत के दृश्य भी अंकित किए गए हैं। तो इनको हम फिर से देख लेंगे। मंदिर निर्माण की जानकारी सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिलती है? सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की जानकारी हमें गुप्त काल से मिलती है। मंदिर निर्माण की सर्वप्रथम जो जानकारी हमें गुप्त काल से मिलती है। तथा मंदिरों की चौखट पर हम देखते हैं करम वाहिनी गंगा और मकर वाहिनी यमुना के चित्र अंकित हमें मिलती हैं। तथा अब यहाँ पर
और यज्ञ आदि का स्थान जो वैदिक काल में देखते हैं, गुप्त काल तक आते आते वो मंदिर और मूर्ति पूजा ले लेती है। यहाँ पर मूर्ति की उपासना और मंदिर हैं जो उपासना के केंद्र बन जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम गुप्तकालीन जो मंदिर हैं वो पाषाण निर्मित होते थे, पत्थर से निर्मित होते थे। तो कुछ मंदिर हम देखेंगे जो ईंटों से भी निर्मित होते थे। एक दो मंदिर के उदाहरण मिलते हैं जो ईंटों से निर्मित होते थे। उनमें हम देखेंगे कानपुर का भीतरगाम मंदिर और सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, यह ईंटों से निर्मित होती थी। सबसे प्रमुख मंदिर रहता है गुप्तकाल का देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ दशावतार मंदिर की विशेषता है कि यह शिखर युक्त मंदिर पहला मंदिर था। पहला मंदिर ऐसा था जो हमें शिखर के रूप में मिलता है। इससे पहले सपाट छत के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं तथा रामायण व महाभारत के दृश्य इसकी दीवारों पर हमें अंकित मिलते हैं। और गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिरों में हमें सांची के मंदिर का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। तो दूसरे मंदिर हम देखेंगे भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठारा का शिव पार्वती मंदिर और ऐरण का विष्णु मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर, यह एमपी से मिलते हैं। और लगभग हम देखा है गुप्त काल के जितने भी मंदिर हैं यह पाषाण निर्मित होते थे। तो गुप्त काल में हम देखते हैं, गुप्त काल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियों का उदय होता है, 3 शैलियों का विकास होता है, जिसमें हम देखेंगे गुप्त काल में मंदिर निर्माण की मुख्यतः 3 शैलियों का विकास होता है। कितनी शैलियों का विकास होता है? मुख्य रूप से हम देखेंगे मुख्य शैलियाँ 3 शैलियों का विकास होता है। उनमें से हम देखेंगे जैसे इस प्रकार से हमारा भारत है, इस प्रकार से हमारा भारत है, इस प्रकार से हमारा भारत है। तो उत्तर भारत में हम देखेंगे नागर शैली यानी आर्य शैली भी कहा गया है, इसे आर्य शैली भी कहा गया है। और दक्षिण भारत में जिस शैली का उत्कर्ष होता है रहती है द्रविड़ शैली तथा इन दोनों शैलियों का जो मिला जुला रूप है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? बीच का क्षेत्र है बेसर शैली, मंदिर निर्माण की बेसर शैली। नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप, नागर प्लस जो द्रविड़ शैली है, इनका जो मिला रूप है, मिला जुला यानी कि इनसे मिश्रित होकर जो शैली बनती है वो कौन सी शैली की? बेसर शैली रहती है। और द्रविड़ शैली का विकास किसके समय होता है? पल्लव शासकों के समय, पल्लवों के समय होता है। तथा द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की प्रमुख शैली रहती है। और उत्तर भारत में हम देखेंगे, उत्तर भारत में नागर शैली मुख्य रूप से रहती है। तथा गुप्तकालीन जितने भी मंदिर हम देखेंगे, गुप्तकालीन जो मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में निर्मित है। गुप्तकालीन जो लगभग मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। तो गुप्त काल में हम देखेंगे जो कला का केंद्र रहा है, गुप्त काल में कला के प्रमुख रूप से हम देखेंगे 3 केंद्र हैं। एक तो सारनाथ, पाटलिपुत्र और मथुरा। इन सब में हम देखेंगे जो सारनाथ है वह कला का प्रमुख केंद्र था, कला का प्रमुख केंद्र रहता है। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो मंदिरों की विशेषताएं हैं, जैसे गुप्त युग में हम देखते हैं इस प्रकार से कोई मंदिर है, यह गुप्त युगीन मंदिर है। इसे मूल कहा जाता है, तथा यहाँ पर हम देखेंगे ये मुख्य द्वार है और बीचों बीच यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है।
उसे क्या कहा जाता था? गर्भगृह। गर्भगृह, यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती थी, वो गर्भगृह कहलाता था। तो इसके बाद हम देखेंगे इसे जंघा कहा गया है तथा इसे शिखर कहा गया है। और ऊपरी ऊपर हम देखेंगे यहाँ पर इसे क्या कहा गया है? आमलक। आमलक कहा जाता था। तथा इसके ऊपर हम देखते हैं कलश। यह जो भाग है यह क्या कहलाता था? कलश कहलाता था। यहाँ पर गर्भगृह, यहाँ पर जंगा, और ये जो स्थल है शिखर कहलाता था। ये जो कृति है यहाँ पर हम देखेंगे शिखर कहलाती थी, जंगा, मूल, और ये जो स्थल है गर्भगृह कहलाता था। फिर हम देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, उनमें हम देखेंगे जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, और इस प्रकार से कोई मंदिर रहता है, इस प्रकार से कोई मंदिर रहता है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनकी मुख्य विशेषता रहती है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनकी मुख्य विशेषता रहती है उनके गोपुरम। इस प्रकार से बड़े बड़े द्वार बनाए जाते थे जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते थे। इनकी प्रमुख विशेषता रहती थी इनके बाहरी जो द्वार हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। गोपुरम, यह द्रविड़ शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। द्रविड़ शैली मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या रहती है? इनके गोपुरम इन मंदिरों की मुख्य विशेषता रहते हैं। फिर से हम देखेंगे गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला की तीन प्रमुख शैलियां रहती हैं। तीन मुख्य शैलियां थी, प्रमुख शैलियां थी, जिनमें हमने देखा उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, तथा इनके बीच में जो मिश्रित शैली थी उसे वेसर शैली कहा गया है। द्रविड़ शैली है जो यह दक्षिण भारत की मुख्य मंदिर निर्माण की शैली थी, तथा इसका प्रारंभ कब होता है? दक्षिण भारत में पल्लव शासकों के समय इसका प्रारंभ रहता है। तथा यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली है इसकी मुख्य विशेषता क्या रहती है? मंदिर निर्माण में हम देखेंगे जो इनके गोपुरम है, गोपुरम इस दक्षिण द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता रहती है। तथा उत्तर भारत में हम देखें तो नागर शैली प्रमुख रहती है, और यह शैली क्या कहलाती थी? आर्य शैली कहलाती थी। तथा हम देखेंगे कि गुप्त काल के सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ है जो वो किस शैली में होता है? नागर शैली या आर्य शैली में होता है। तो फिर हम देखेंगे गुप्तकालीन जो नागर शैली के मंदिर बने हुए हैं वो कैसे रहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर उनका प्रवेश द्वार रहता है, तथा यहाँ पर गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी, जिस स्थान पर मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। तथा ये स्थल है, एक चबूतरा है, चबूतरे का स्थल ये क्या कहलाता था? मूल कहलाता था। तथा ये जो जगह है यहाँ पर हम देखेंगे इसे जंघा कहा गया है, इस क्षेत्र को जंघा कहा गया है। तथा शिखर, ये जो क्षेत्र है पूरा इसे शिखर कहा गया है। इसके ऊपर हम देखते हैं ये वाली जगह है जो आमलक कहलाती थी, तथा इसके ऊपर क्या होता था? एक कलश होता था। तो इस प्रकार से होते थे गुप्तकालीन मंदिर। और इनकी जो प्रमुख केंद्र है, गुप्तकालीन कला के प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से रहते हैं? एक तो सारनाथ, दूसरा पाटलिपुत्र, और तीसरा मथुरा। और इन सब में प्रमुख काम रहता है, प्रमुख केंद्र कला का सारनाथ इस कला का प्रमुख केंद्र रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे गुप्तकालीन चित्रकला। गुप्तकालीन चित्रकला की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है और इस चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या रहती है, उसके बारे में हम देखेंगे गुप्तकालीन चित्रकला में। तो गुप्तकालीन चित्रकला, इस चित्रकला की सर्वप्रथम हमें जानकारी कहाँ मिलती है? गुफाओं से मिलती है, यह गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित रहती हैं। इनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि गुफाएं
जिनसे हमें चित्रकला की जानकारी मिलती है। अजंता व अलोरा, अजंता, अलोरा व बाघ की गुफाओं से, बाघ की गुफाओं से हमें गुप्तकालीन चित्रकला की जानकारी मिलती है। यहाँ की जो चित्रकला है बड़ी महत्वपूर्ण है तथा गुप्त काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो इसमें हम सबसे पहले वर्णन करेंगे अजंता का। अजंता, अजंता की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की जाती है और इनकी स्थिति कहाँ पर है, कहाँ से मिलती हैं ये गुफाएं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मिलती हैं तथा इनकी खोज सर्वप्रथम, इनकी जो खोज है, खोज सर्वप्रथम 1819 में होती है। एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी, मद्रास की अंग्रेज सैनिक टुकड़ी द्वारा इसकी खोज की जाती है, अजंता की खोज की जाती है तथा 1824 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे प्रकाश में लाया जाता है, किसे? अजंता की चित्रकला को, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित रहती है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से कितनी गुफाएं मिली हैं, गुफाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ से कुल 29 गुफाएं मिली हैं, 29 गुफाएं मिलती है, जिसमें से हम देखेंगे 16, 17 और 19, 16, 17 और 19। गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 19 ये कौन सी है? गुप्तकालीन गुफाएं हैं, गुप्तकालीन गुफाएं हमें मिलती है। और गुफा संख्या 16 में हमें एक मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। गुफा संख्या 16 जिसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है, और जो गुफा संख्या 17 है, इसे चित्रशाला कहा गया है, चित्रशाला भी कहा गया है। सबसे सुंदर चित्र यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमें एक शिशु व माता के चित्र अंकित मिलते हैं। शिशु व माता के चित्रों का अंकन हमें कहाँ से मिलता है? गुफा संख्या 17 से मिलता है। और 16 कौन सी है? मरणासन राजकुमारी का चित्रण है, जो हमें गुफा संख्या 16 से मिलता है। फिर से हम देखेंगे चित्रकला, गुप्त युगीन जो चित्रकला है इनकी जानकारी हमें बौद्ध गुफाओं से मिलती है, और ये गुफाएं अजंता, अलोरा और बाघ की गुफाएं रहती है। तो इनमें हम देखेंगे सबसे पहले अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं की स्थिति कहाँ पर है, ये गुफाएं कहाँ पर है, सबसे पहले प्रश्न बनता है। तो ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मिली हैं। दूसरा, इनकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की जाती है, कब की जाती है? खोज की जाती है 1819 में। किसके द्वारा? मद्रास की एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी के द्वारा अजंता गुफाओं की खोज कर ली जाती है। तो 1824 में इनका प्रकाशन अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा प्रकाश में कब आती है? जो अजंता की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, गुप्तकालीन चित्रकला का जो हमें जानकारी देती हैं, इनका प्रकाश सबसे पहले कब होता है? तो सबसे पहले प्रकाश में आती है 1824 में। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे प्रकाश में लाया जाता है, इन्हें एक पत्रिका में प्रकाशित करवाया जाता है। तो इन गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? इन गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है, जिसमें से गुप्तकालीन गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 19 यह गुप्त युगीन गुफाएं हैं। और गुप्त युगीन गुफाओं में हम देखेंगे गुफा संख्या 16 में एक मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित मिलता है, और गुफा संख्या 17 है जो इसे चित्रशाला भी कहा जाता है, और यहाँ से
शिशु व माता के चित्र अंकित मिलते हैं। यह इन गुफाओं की विशेषता रहती है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, इनकी खोज होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का ग्वालियर। और बाघ की गुफाओं का जो चित्रण है, यहाँ पर लौकिक चित्रण देखने को हमें मिलता है। जो अजंता की गुफाएं थी, अजंता की गुफाओं का जो चित्रण है, अजंता की गुफाओं का जो चित्रण है वह कौन सा था? धार्मिक। अजंता की गुफाओं का हमें धार्मिक चित्रण मिलता है, धार्मिक चित्रण मिलता है। जो बाघ की गुफाएं हैं, यहाँ का जो चित्रण है वो लौकिक रहता है। तथा इनकी खोज किसके द्वारा की जाती है? सर्वप्रथम बाघ की गुफाओं की खोज डेंजरफील्ड द्वारा इनकी खोज की जाती है। तथा बाघ की गुफाएं, जो तीसरी गुफा है इसे रंगमहल, और जो चौथी गुफा है इसे क्या कहा जाता है? हाथीखाना। हाथीखाना इसे कहा जाता है। तो फिर से हम देखेंगे चित्रकला में जो बाघ की गुफाएं हैं, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खोजी गई, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खोजी गई। तथा इनका चित्रण का जो विशेषता है, चित्रण का उद्देश्य है वो क्या है? लौकिक है। यहाँ पर लौकिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। जबकि जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं का चित्रण कौन सा है? धार्मिक रहता है। अजंता की गुफाओं का चित्रण धार्मिक रहता है। और लौकिक चित्रण हमें किसका मिलता है? बाघ की गुफाओं का। और इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है? डेंजरफील्ड नामक एक व्यक्ति होता है जिसके द्वारा इनकी खोज की जाती है। और जो तीसरी गुफा है इसे हाथीखाना कहा जाता है। तीसरी गुफा को हाथीखाना। और जो चौथी गुफा है इसे रंगमहल कहा गया है, रंगमहल कहा गया है। ये बाघ की गुफाएं रहती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो गुप्त काल का छठा जो पार्ट है वो समाप्त हो गया दोस्तों। तो हमारा आज गुप्त राजवंश समाप्त हो चुका है। अपना कीमती समय देने के लिए सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार।